सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए हमने थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस किया, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, उसमें सारी टर्म्स समझ ली, यहाँ तक कि उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स इस सेट में थे वे कर लिए, और एनसीईआरटी में 2 प्रॉब्लम थी 14 15 वो कर चुके, और कुछ एडिशनल मैंने जैसे कल आपको बताया कि डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपसे ये पूछ सकता है कि कोई पर्सन पर्टिकुलर कितनी एनर्जी ले रहा है, उसे कितना ग्लूकोज कंज्यूम करना चाहिए, या किसी सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए। कल उस टाइप की भी प्रॉब्लम मैंने आपको करा दी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो टॉपिक है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझिए। हेडिंग है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहां ध्यान दो जब, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ध्यान देना सभी बच्चे। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और किसे नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान देना, एक ऐसे प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, यानी कि कैसे प्रोसेस जो या तो खुद हो जाए, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस itself or after initiation. A process which takes place itself or after initiation is known as spontaneous process. और एक ऐसी प्रोसेस जो ना खुद हो, not itself, ना तो खुद हो, और not by या not after initiation. यानी कि कैसी प्रोसेस जो ना तो खुद होती हो और ना ही इनिशिएट करने के बाद होती हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब सभी बच्चे इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, यहां देखो जरा बोल, ये इटसेल्फ और इनिशिएशन का मतलब क्या है। इटसेल्फ का मतलब ये है, मान लीजिए आपने 2 केमिकल लिए और दोनों केमिकल को एक कंटेनर में डाला, और डालने के बाद ना गर्म किया ना कुछ किया, ना ही कोई कंडीशन लगाई, और रिएक्शन हो जाए, उसे कहते हैं इटसेल्फ। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने वाटर लिया और इसमें Na का एक पीस डाल दिया, सोडियम एल्कली मेटल। तो जैसे सोडियम का एक पीस डालते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्शन होती, ना ही आप इसे गर्म करते ना कुछ करते, इसको तो कहते हैं इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है खुद होना। अब कुछ बच्चे कहेंगे खुद कहाँ, ये तो हमने मिलाया। अरे मिलाने के लिए कोई लिविंग ऑब्जेक्ट थोड़ा ही है कि ये खुद आ जाएंगे एक दूसरे के पास, नॉन लिविंग है तो इन्हें पास लाना पड़ेगा। अरे बस, तो यहां हमने कुछ नहीं किया, बस दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए, बाकी वे खुद कर रहे हैं रिएक्शन, तो उसको कहते हैं इटसेल्फ। अब दूसरा आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है, इनिशिएशन का मतलब है, मान लीजिए हमें किसी फ्यूल को जलाना, फ्यूल में मान लीजिए एक लकड़ी का पीस पड़ा है, हमें उसे जलाना है, तो उस वुडन के पीस में आप क्या करोगे, आप एक कोने पर आग लगाकर छोड़ दो, सिर्फ आप फायर को इनिशिएट करोगे। तो जैसे ही आपने यहां आग लगाई तो क्या होगा, अब आप कुछ देर बाद देखोगे ये पूरा का पूरा वुडन का पीस जलने लगे। तो इसका मतलब आप अब जला तो नहीं रहे, अब वो खुद जल रहा है, आपने सिर्फ इनिशिएट करके छोड़ा, इसको कहते हैं इनिशिएशन। तो समझ में आया, ऐसी कोई भी रिएक्शन जो या तो खुद हो जाए या अगर हम उसे इनिशिएट करें उसके बाद हो, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में बोलो, जो होता है वो स्पॉन्टेनियस। जो भी आप चारों तरफ देखो जो होता है, यानी कि हम क्या करें, हम कंडीशन ये है कि एक पर्सन 5-6 मंजिल से कूदता है, उसकी हड्डी टूट जाती, स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये होता है। तो जो भी कुछ होते हुए देखो आप चारों तरफ, वो सारी चीजें स्पॉन्टेनियस। कोई भी ऐसी प्रोसेस जो आपके चारों तरफ हो रही, आपने कांच की कोई चीज ली, हाथ में से छूट गई, नीचे गिरते ही क्रैक होनी है, तो स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कांच का नीचे किसी चीज से टकराना या किसी चीज पर फेंक के मार दें, टकराती उसका क्रैक होना, स्पॉन्टेनियस।
तो इसका मतलब है जो भी चीज होती है या प्रोसेस होती है उसे स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जो ऐसी प्रोसेस हो जो ना तो खुद हो ना इनिशिएट करने के बाद, उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमें पानी को ऊपर छत पे टैंक रखा हुआ है, वहां पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट कैसे करेंगे, हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे, तो मोटर उस पानी को पाइप से टैंक तक पहुंचाएगा। अब टैंक तक पानी पहुंचाना ये तो इनिशिएशन है। अब स्विच बंद कर दें, अब अगर पानी खुद जाता रहे तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और अगर पानी रुक जाए नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बताइए, पानी का टैंक तक पहुंचना जो ऊपर रखा हुआ है क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जितनी देर मोटर ऑन है, स्विच ऑन है, इतने पानी जा रहा है। अगर स्विच ऑफ हुआ, पानी जाना बंद, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर मैं रिवर्स सोचूं, रिवर्स कैसे, एक किसी बाल्टी वगैरह में या किसी कंटेनर में पानी रखिए, उसमें एक पाइप डालिए और पाइप डालकर उसे एक बार सक कीजिए और उस पानी को नीचे छोड़ दीजिए, तो वो पूरा का पूरा बर्तन खाली हो जाता है, वो बाल्टी पूरी खाली हो जाती है। यानी कि नीचे की तरफ फ्लो करना स्पॉन्टेनियस और ऊपर ना जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वाटर का डाउनवर्ड फ्लो स्पॉन्टेनियस बोलो, और ऊपर की तरफ अपवर्ड फ्लो नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी वजह से क्या होता है कि जितना भी वाटर है हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो फ्लो करने का रीजन है क्योंकि डाउनवर्ड वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, अब नॉन स्पॉन्टेनियस का एक और एग्जांपल समझाऊं। एक तो मैंने भी आपको क्या बताया, पंप वाला, कि आपने पंप वगैरह से पानी को टैंक तक पहुंचा रहे हो, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जैसे स्विच ऑफ होता है तो पानी आगे जाना बंद हो जाता है। अब दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि सब ये कहते हैं मेटल लेते हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठंडा है, एक कोल्ड है और एक हॉट है, और दोनों को हम टच करके रख देते हैं, दोनों को हम टच करके रख देते हैं। अब आपको पता है हीट ट्रांसफर हो, अगर एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है और एक हॉट ऑब्जेक्ट है, दोनों को टच कर दिया, बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दोनों हीट के गुड कंडक्टर्स। अब आपको पता है हीट कोल्ड से हॉट की तरफ चले, हो सकता है इधर की हीट इधर चली जाए, गर्म और गर्म हो जाएगा नहीं। तो यानी कि फ्लो ऑफ हीट, नहीं बोलो, फ्लो ऑफ हीट, हीट कहां से फ्लो कर रहे हैं, कोल्ड टू हॉट, आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान रखो। यानी कि कोल्ड से हॉट की तरफ हीट नहीं जाती। लेकिन अगर मैं कहूं फ्लो ऑफ हीट हॉट टू कोल्ड बॉडी, हॉट टू कोल्ड, आपको पता है ये जो ठंडा है ये भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब हीट कहां से, इस डायरेक्शन में तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है बोलो, स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस है। पता है अगर ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सही होता ना कि कोल्ड से हीट बाहर निकाली जा सकती है, कोल्ड से हॉट को हीट दी जा सकती, तो रूम के अंदर हमें कोई दिक्कत ना होती। एसी या ये जो होते हैं रेफ्रिजरेटर, ये बिना बिजली के भी काम करते हैं अगर ये प्रोसेस पॉसिबल। लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जितनी देर बिजली चलेगी इतने एसी चलेगा, इतने अंदर की हवा को वो ठंडा रखे, क्योंकि एसी और फ्रिज क्या करते हैं, यही काम है। ये क्या करते हैं, दोबारा से सुन लीजिए, ये रूम के अंदर जो एयर है उस एयर को कंप्रेसर में ले जाके इतना कंप्रेस करते हैं कि उसकी जो गर्मी है वो बाहर निकाल देते हैं। कंप्रेसर इतना ज्यादा कंप्रेस करता है कि उसका पहले टेम्परेचर बढ़ाता है, और क्योंकि जब गैस पे प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। एक लो है ये जो आइडियल गैस इक्वेशन बनी है उसी के बेस पर कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कंप्रेसर अंदर की एयर को लेता है रूम की और क्या करता है, उसे कंप्रेस करता है, और जैसे ही कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो गर्म हो जाती है, तो वो हीट बाहर दे देती है, पीछे दे देती है, पीछे जो फैन होता है वो उसकी हीट ले लेता है। अब जब वो हीट ले लेता है, अब कंप्रेसर जब आगे उस एयर को छोड़ता है
तो वो ज्यादा स्पेस में जाती है तो प्रेशर घट जाता है, तो पहले से ठंडी हो जाती है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर में का, जो रेफ्रिजरेटर उसके अंदर एयर है, उसके अंदर जितनी भी एयर है, तो उसमें जो वो होता है कंप्रेसर, वहां भी यही काम कर। तो यानी कि पहले देखो वो नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में नहीं ले पाया उससे हीट, क्योंकि वो ठंडी ठंडी से गर्म को कैसे दे दे हीट। तो उसने पहले उसे इतना प्रेशर लगा दिया कि उसे बहुत गर्म कर दिया, वही प्रेशर से गर्म होती, और जब प्रेशराइज करके वो गर्म हो जाती है बहुत, फिर अब उसका टेम्परेचर बाहर से ज्यादा हो जाता है कंप्रेसर के अंदर, अब वो फिर हीट निकाल देती है और फिर उसे आगे भेजती है। अब जैसे ही वो आगे आती है, बाहर आएगी, फिर प्रेशर घट जाएगा क्योंकि ज्यादा एरिया में आएगी। कंप्रेसर में कम एरिया में गई थी, छोटा सा कंप्रेसर होता है, रूम की सारी एयर को एक साथ लेकर ज्यादा से ज्यादा एयर को कंप्रेस करता है वो एक साथ। तो वहां उसने टेम्परेचर बढ़ाया, कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ा, हीट बाहर निकाल दी। फिर जैसे ही वो पाइप से बाहर आई घूम के, तो फिर क्या हुआ बोलो, जैसे ही वो हाई लो प्रेशर की तरफ चली तो वो फिर ठंडी होगी। तो यानी कि पहले से ठंडी हवा अंदर आती है, ये प्रेशर होता है। तो ये कंडीशन है। तो समझ में आ गया बोलो, समझ में आ गया बोलो। तो इसका मतलब अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आप हीट देना चाहो तो जाएगी ही। तो समझ में आया बोलो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। सिंपल वर्ड्स में ध्यान रख लेना, जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस है, जो नहीं होती वो नॉन स्पॉन्टेनियस। जो होती है वो स्पॉन्टेनियस, जो नहीं होती वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये आपको ध्यान। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब जो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं सुन लीजिए। ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, ये आता रहे। तो इसका मतलब जब हमने ये पहले ही दिन समझ लिया कि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो हम भी इसे याद रखेंगे। कहीं भी वर्ड अगर स्पॉन्टेनियस आ जाए एकदम याद आ जाए, अच्छा होने वाली रिएक्शन, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाए ना होने वाली रिएक्शन। आगे बात सर। तो ये वर्ड केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप 12th पे कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे, अचानक स्पॉन्टेनियस वर्ड आ जाएगा, और इस चैप्टर का लास्ट भी अब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से ही होगा। यानी कि जो भी अब हमारा ये चैप्टर बच रहा है 2 या 3 क्लास का, सारे में हम रोज स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड जरूर यूज करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर हो गया बोलो, समझ में आ गया? अब प्रॉब्लम आती है, सुन लीजिए, कि हमें कैसे पता चलेगा कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो प्रोसेस होती है उसको हमने स्पॉन्टेनियस कहा, जो नहीं होती नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन हमें पता कैसे चले ये होती है ये नहीं होती? तो इसको समझाने के लिए हम 2 टर्म्स की स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, सुन लो भाई, क्या बताया? कोई प्रोसेस होगी या नहीं, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको समझाने के लिए टर्म्स आती है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? ए फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। ए फोर्स which is responsible, a force which is responsible for spontaneity of process। यानी कि प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं बोल? ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स कितने होते हैं? तो ड्राइविंग फोर्स होते हैं 2। ध्यान से सुन लीजिए, ड्राइविंग फोर्स होते हैं 2। कौन कौन से? एक तो होता है टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी, पहला है, ध्यान रखना, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी। अब मतलब क्या है? देखो सुन लीजिए, सीधा सा ये कहा जाता है जिसके पास एनर्जी कम होती है वो मोर स्टेबल होता है। यानी कि कम एनर्जी इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेबिलिटी। तो यानी कि जितनी कम एनर्जी, लेस एनर्जी, मोर स्टेबल।
हाई एनर्जी लेस स्टेबल। ये ध्यान से सुनिए, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, हाई एनर्जी लेस स्टेबल। आपको एनर्जी जिस पे ज्यादा होती है वो तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, भाई जिस पे एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल नहीं। स्टेबल का मतलब है जो कुछ ना करे। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा काम करता है, और जो काम करता है वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब माना जाता है, जैसे नोबल गैस, केमिस्ट्री की बात चल रही, नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, हम कहते हैं स्टेबल है, ये ऐसे ही रहते हैं जैसे। सारी बात समझ? तो स्टेबल कौन होगा? जिसके पास एनर्जी कम होगी। और इसको प्रैक्टिकली फिजिक्स के बेस पे भी समझो। मैं ये आपके सामने पेन की बात करता हूं, अगर मैं इसको ग्राउंड लेवल पे ले जाऊं, वहां रख दूं, और ग्राउंड से फिर मैं यहां ले आऊं, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए एनर्जी कहां जाता है? ग्राउंड पर या यहां ऊपर? भाई अगर मैं इसको ग्राउंड पे रख दूं, ये ग्राउंड था, फ्लोर है हमारा, ग्राउंड पे हमने रख दिया यहाँ पेन को, अब हम पेन को ऊपर ले आए, यहां ले आए, तो कहाँ ज्यादा स्टेबल मानोगे? एनर्जी इसकी, सुन लीजिए, एनर्जी यहाँ हाई एनर्जी, बोल यहाँ लो एनर्जी। अब पता है ये कहाँ स्टेबल हो? नीचे। कैसे पता चला? अगर मैं इसे यहां छोड़ू तो छोड़ते ही ये क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी कम करेगा, क्योंकि यहां ये स्टेबल नहीं, कम एनर्जी में स्टेबल। तो इसका मतलब ये कम एनर्जी की तरफ जाएगा, और जैसे ही फ्लोर पे पहुंचेगा वहीं रहेगा। तो यानी कि वहां कोई चेंज नहीं होगा, और यहां छोड़ दें तो ये अपनी पोजीशन एकदम खुद बदलेगा। इट मीन्स जब भी कोई सब्सटेंस अपनी लो एनर्जी में होता है तो वो स्टेबल है। अब एनर्जी लो कब होती है? अब केमिस्ट्री पे जाते हैं, जब प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि दो टाइप की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी बोलो? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, तो इसका मतलब जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। क्यों है स्पॉन्टेनियस? क्योंकि इनमें एनर्जी रिलीज होती है, ये अपनी एनर्जी कम करते हैं। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम, तो ये अपनी एनर्जी कम करते हैं, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम, तो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। इट मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, देखें, तो इसका मतलब अगर कोई हमसे ये पूछता है बताइए रिएक्शन होगी या नहीं, तो हम क्या देखेंगे? रिएक्शन को नहीं, हम एनर्जी को देखें। इसकी एनर्जी 92.6 किलो जूल पर मोल है। इससे क्या पता चला? इसकी एनर्जी डेल्टा एच माइनस 92.6 किलो जूल पर मोल है। तो हमें क्या पता चल रहा है? तो एनर्जी यानी कि यहाँ रिलीज हो रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती हैं केमिस्ट्री में, याद रखो, क्योंकि इसमें एनर्जी घटती है, एनर्जी घटने की वजह से ये प्रोसेस होती है। अब अगर मैं इनमें इंटरनल पे पहुंच जाऊं, ये बताइए इंटरनली इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया? मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? अभी आपको पता है वो स्टेबल है जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी किसकी कम है? अमोनिया की, क्योंकि आपने पढ़ा भी था पीछे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इस वजह से प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ऐसी प्रॉब्लम बना सकते हैं कंसेप्चुअल आपसे, कोई रिएक्शन लिख देंगे, इसकी वैल्यू भी लिख देंगे, और पूछ लेंगे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? तो जिसकी एनर्जी कम है वो मोर स्टेबल। तो क्लियर हुआ पहला फोर्स, समझ में आया? जिस प्रोसेस में एनर्जी घटती है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। अब आप कहोगे कुछ हमने ऐसी भी रिएक्शन पढ़ी है जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एंडोथर्मिक है, फिर वे क्यों होती है? तो उसका दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से वो प्रोसेस होती है। अब दूसरा फैक्टर क्या है समझना सभी बच्चे। सेकंड फैक्टर वहां रेस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड फोर्स, और ये है सेकंड फैक्टर से
टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस, यानी कि जहां रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस, वो प्रोसेस भी होती। अब आपको रैंडमनेस कुछ और नहीं, रैंडमनेस का मतलब डिसऑर्डर है। रैंडमनेस और डिसऑर्डर, जानते हो डिसऑर्डर क्या है? चलो, एक कमरे में बहुत सारी चेयर रखी हैं, ऐसे इधर उधर पड़ी, तो ये जो इधर उधर पड़ी हैं विदाउट अरेंजमेंट, इसी को डिसऑर्डर कहते हैं। और अगर कहीं डिसऑर्डर ज्यादा होता है, वो प्रोसेस भी होती है। आपको हो गया ऐसा क्यों? ऐसा डिसऑर्डर से क्या मतलब? क्योंकि डिसऑर्डर भी कम एनर्जी प्रोसेस है, ऑर्डर हाई एनर्जी प्रोसेस है। ऑर्डर में ज्यादा एनर्जी लगती है, तो यानी कि वहां एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। ध्यान से सुनो, यहां एनर्जी क्योंकि एंडोथर्मिक है, एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर वहां डिसऑर्डर है तो कम बढ़ेगी, और अगर ऑर्डर है तो ज्यादा बढ़ेगी। कैसे? मैं एक एग्जांपल बोलूंगा। मान लीजिए किसी स्कूल में प्रेयर होनी है, बच्चों से ये कहा जाए बेल बजी, चलिए अपने फील्ड में लाइन लगाइए, और ये छूट है कहीं भी खड़े हो जाओ, तो बच्चों को कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम, कम एनर्जी लगेगी उस पर्सन को भी जिन्हें उन्हें अरेंज करना है, क्योंकि वे डिसऑर्डर को परमिशन दे रखी है, मर्जी कोई कहीं खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब कम एनर्जी प्रोसेस है वो डिसऑर्डर। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं, लाइन लगानी है, क्लास वाइज होनी चाहिए, हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, तो अब आपको पता है, यानी कि वो ऑर्डर की बात कर रहा है, तो अब बताइए क्या वो कम टाइम में हो जाएगा? तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। कोई ज्यादा हाइट का आ गया, उसे निकाल के पीछे ले जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एक क्लास का बच्चा तो दूसरी क्लास में खड़ा हो गया, उन्हें अलग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक ऑर्डर जो होता है वो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब उसके चांस कम होंगे। तो इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डर, जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतनी कम एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब जहां जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा वो प्रोसेस भी होगी। अभी पढ़ते रहो, ये चीजें अब आगे चलती रहेंगी। दोनों का रिजल्ट अभी एक साथ बताऊंगा मैं क्या हो। अब ये दोनों पहलवान बनेंगे, ये दोनों, इन दोनों में कुश्ती चलेगी, फिर सोचेंगे कौन जीता कौन हारा, फिर सब चीजें आएंगी। सुन लीजिए, टॉपिक होने के बाद लिख लिया करो, कुछ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले पूरा होने दिया। तो अब मैं बात कर रहा था अभी आपसे, सुन लो बच्चों। तो रैंडमनेस भी कम एनर्जी है, तो जहां रैंडमनेस या डिसऑर्डर बढ़ता है वहां क्या होगी? बोलो, रैंडमनेस या डिसऑर्डर जहां बढ़ेगा वहां क्या होगा? बोलो, एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस। अब मैं आपके सामने कोई रिएक्शन लिखूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अच्छा, अभी एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं, ये बताओ मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रैंडमनेस कहां ज्यादा होती है? डिसऑर्डर गैस में। सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक है, ऑर्डर होता है, और लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, और गैस में पूरी तरीके से फ्री है, मर्जी है कोई कहीं घूमे, तो डिसऑर्डर ज्यादा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिसऑर्डर सबसे ज्यादा, और सॉलिड में ऑर्डर सबसे ज्यादा। तो सॉलिड की रैंडमनेस सबसे कम और गैस की सबसे ज्यादा। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सुन लो जब। रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको हमने हीट किया, तो एंडोथर्मिक है, हीट चाहिए, ये लाइम और CO2 में टूट जाता है। अब ये रिएक्शन क्यों होती है? कोई हमसे ये पूछे, ये तो एंडोथर्मिक है, इसका डेल्टा H पॉजिटिव है। इस रिएक्शन का अगर हम डेल्टा H देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक है। फिर क्यों हो रही? तो इसका रीजन यहां देखिए, यहां सॉलिड से गैस बनती है और सॉलिड से गैस बनती है, तो इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ती है। तो यहां रैंडमनेस बढ़ रही है, इस वजह से ये प्रोसेस हो रही है। आगे बस, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है, ड्राइविंग फोर्स हमें ये बता देता है कोई रिएक्शन होगी या नहीं। ड्राइविंग फोर्स किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बताने के लिए एक ऐसा फोर्स है, यानी कि जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये ड्राइविंग फोर्स दो है, टेंडेंसी टू
मिनिमम एनर्जी और टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस। क्लियर होगी? अब प्रॉब्लम ये आती है, तो ये दोनों फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है किसी प्रोसेस के होने के। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ सोचें, तो अब एक साथ मैं आपसे जरा ध्यान से, जैसे मैं पूछूं उसी तरीके से आंसर बताऊं। मैं अब इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है हमारे पास। रिएक्शन क्या है? ए से बी बनना है। ए क्या है? ए क्या है? ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट। समझ? ए से बी बनना है। ए क्या है? यहां देख लीजिए, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट। अब मैं आपसे बस कंडीशन डिस्कस करूंगा, आप ये बताना प्रोसेस होगी है। तो जरा सुन लीजिए, मैं यहां दो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बताता है डिक्रीज इन एनर्जी, और याद रखना उस डायरेक्शन में जिधर एरो होगी। और आर बताता है इंक्रीज इन रैंडमनेस। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। एक क्या बताते हैं? इंक्रीज इन रैंडमनेस। जिधर एरो होगा उधर इंक्रीज होगी, एनर्जी उधर घटेगी जिधर एरो होगा। अब पहली कंडीशन जरा देखो यहां सभी बच्चे। फर्स्ट कंडीशन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एनर्जी घट रही है, क्योंकि ई घटने को दिखाता है, इस डायरेक्शन में घट, और आर रैंडमनेस के बढ़ने को बताता है और इस डायरेक्शन में बढ़। अब जरा सोच के बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं बस उसके आंसर बताते। ये बताइए एनर्जी इस डायरेक्शन में घट रही है, तो एनर्जी क्या कह रही है? रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस में एनर्जी घटती है वो होती है। अब बोलो, इस डायरेक्शन में एनर्जी घट रही, ये एरो का मतलब है डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस अगर बढ़ती है वो भी कहती है एनर्जी रिएक्शन होनी चाहिए। तो दोनों फैक्टर कह रहे हैं रिएक्शन होनी चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और हर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होती है। टेम्परेचर कम लो, हाई लो, कैसे भी लो, इसी को कहते हैं हम इट्स सेल्फ होना। जैसे ही केमिकल मिलते हैं रिएक्शन खत्म। सुन, इसे कहते हैं इट्स सेल्फ। इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि गर्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, खुद होगी। ये ध्यान। अब इसी का दूसरा केस, मान लीजिए अब हम दूसरी कंडीशन, इस डायरेक्शन में एनर्जी घट रही और रैंडमनेस इस डायरेक्शन में। अब जरा देखना क्या होगा दोनों की केस, जरा सुन लो। देखो, एनर्जी कहता है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी घट रही, अगर इस डायरेक्शन में एनर्जी घट रही है तो इसका मतलब रिएक्शन होनी चाहिए, तो ये कहता है होनी चाहिए। अब ये कहता है रैंडमनेस इस डायरेक्शन में बढ़ रही, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसका मतलब इधर घट रही। हमें तो सामने को सोचनी ही नहीं, बोलो। तो इस डायरेक्शन में रैंडमनेस घट रही, तो इस डायरेक्शन में रैंडमनेस घट रही है, रैंडमनेस कह रही है नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब यहां क्या होगा? अब एक कह रहा है रिएक्शन होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं होनी चाहिए, तो कुश्ती शुरू हो जाएगी, फाइट होनी। अब कौन जीतेगा? जो ताकतवर है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब मैग्नीट्यूड हम एरो का लेंथ मान लेते हैं। अब बताओ किसकी एरो की लेंथ ज्यादा है? ई की। तो ई के अकॉर्डिंग, तो ई क्या कह रहा है? होनी चाहिए, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एरो की लेंथ हमने ज्यादा रखी। अगर हम यहां इसे बदल देते, हम ऐसे कहते कि ई कह रहा है होनी चाहिए और आर ऐसे चल रहा है, आर का एरो, आर कह रहा है नहीं होनी चाहिए। अब एक कह रहा होनी चाहिए, एक कह रहा नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? आर का। आर कह रहा नहीं होनी चाहिए, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्लियर हो गया जो आप पूछ रहे थे? बोलो। अब तीसरे केस पर आते। तीसरा केस सब नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप ना भी लिखो तो कोई ऐसी बात, सब लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, बाद में मैं डिस्कस भी करूंगा।
सुन लो होता क्या है, यहां ध्यान दो जरा सभी बच्चे। अब अगर मैं ये कहूं कि इस डायरेक्शन में, सुन लो, एनर्जी इस डायरेक्शन में घट रही, इस डायरेक्शन, तो इसका मतलब सामने की तरफ बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या करी, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अब रैंडमनेस भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही, इस डायरेक्शन में बढ़ रही वापस, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या करी, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब दोनों मना कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन में कितने ही जोर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कभी नहीं करा सकते। ऐसी रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब कैसी भी कंडीशन लगा दें हम, ये वही है पानी का ऊपर चढ़ना, कुछ भी कर लीजिए पानी ऊपर जाएगा नहीं। चाहे ये नहीं कि हम थोड़ी देर समझ से ये कह सकते हैं मोटर वगैरह का स्विच ऑन रखें या पूरे दिन रखें, जब भी स्विच बंद होगा वो खुद रुक जाएगा। तो एक बूंद भी पानी खुद अपनी मर्जी से ऊपर नहीं दे, तो उसको कहते हैं हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। अब फोर्थ कंडीशन, इस डायरेक्शन में एनर्जी, इस डायरेक्शन में एनर्जी घट रही है, तो एनर्जी क्या करी, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और इस डायरेक्शन में रैंडमनेस बढ़ रही है, तो रैंडमनेस कह रही होनी चाहिए। और किसका मैग्नीट्यूड जाता है, एरो की लेंथ देखो आर, तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं यहां इसी को रिवर्स कर दूं, ऐसे एरो की लेंथ बढ़ा दूं और इस एरो की लेंथ कम कर, ये कह रही है रिएक्शन नहीं होगी, ये कह रही है होगी। अब नॉन स्पॉन्टेनियस, तो समझ में आया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या, सब नोट्स में लिखा है, ये सब कुछ लिखा हुआ। तो दोनों ड्राइविंग फोर्स है। अब हमने जैसे ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की स्टडी कर दी, हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझ लिया, कोई डाउट, क्लियर हो गया। एक ऐसी प्रोसेस जो होती उसे स्पॉन्टेनियस, जो नहीं होती नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। और स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कितने फोर्स यूज करे, दो, उन्हें हमने क्या कहा, ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स दो हैं, एक टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी और दूसरा टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस, क्लियर। इन दोनों के रिजल्टेंट से हमने स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन किया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा सभी बच्चे इस पे ध्यान दें। हो चुका, बोलो भैया, क्लियर। अब लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। फिर हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी इसमें एनर्जी से ही रिलेटेड, कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पूरी डिटेल स्टडी करी। कहीं भी आपने ये बताओ, मैंने इस टॉपिक से पहले क्या मैंने कभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज किया? मैंने कहीं यू पढ़ाया, इंटरनल एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, एंथैल्पी है, फर्स्ट लॉ के बाद यही तो पढ़े हमने। तो क्या हमने कभी कहीं भी ये कहा कि रिएक्शन होगी, ये नहीं होगी? तो यही फर्स्ट लॉ की ड्रॉबैक है कि फर्स्ट लॉ हमें ये तो बता देता है कि किसी प्रोसेस में एनर्जी चेंज, चाहे वो डेल्टा यू हो या डेल्टा एच कितना है, इनके बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती, लेकिन ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, इसके बारे में नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन इसने हमें नहीं दी। अब प्रॉब्लम आती है, तो कौन देगा ये इंफॉर्मेशन? अभी आगे पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये इंफॉर्मेशन। तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो? पेज नंबर 15 पर एक बार ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। देखो इसमें लिखा है 15 पर, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी, दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस।
अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, तो इसकी डिफाइन है ए प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशन में टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, ये वर्ड सही कर लेना, ये इनिशियल लिखा हुआ है ना, इनिशिएशन कर देने से, इस वर्ड को सही कर लेना, इनिशिएशन इज कॉल्ड ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल है फ्लो ए वाटर डाउन ए हिल, पानी का हिल से नीचे की तरफ बहना, H2I2 से 2HI हो गया है, रिएक्शन लिख दी। नॉन स्पॉन्टेनियस ए प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन इज कॉल्ड ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, वाटर का ऊपर की तरफ चढ़ना और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2HI बनना, हाँ भाई अप ए हिल। फिर दूसरा है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी, यानी कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का चलना, जो नहीं होता, ये ध्यान रखें। अब है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स किसे कहा, द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। कौन से हैं, देयर आर टू फोर्स, फर्स्ट टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, इन ऑर्डर टू एक्वायर मैक्सिमम स्टेबिलिटी एवरी सिस्टम टेंड्स टू हैव मिनिमम एनर्जी, देयरफॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, इसमें क्या आता है, the second factor which is responsible for spontaneity of a process is the tendency to acquire maximum randomness। समझ में तो आ गया, यानी कि मैक्सिमम रैंडमनेस में कम एनर्जी लगती है, तो वो भी हो सकती है। अब एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम पूछ ली जाती है, एसटी में कई बार आई है, पहले जब पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता था तो ये एरो बना के पूछते थे, जो मैंने अभी आपको ये बनवाए, ये एरो आते थे पेपर में कि ये डिक्रीज इन एनर्जी को बता रहा है, ये इंक्रीज इन रैंडमनेस को बता रहा है। तो अब कोई सी एक कंडीशन लिख देंगे और पूछेंगे बताइए, तो बताया मैग्नीट्यूड कहाँ से देखोगे, लेंथ ऑफ एयर, बाकी आपको देखना है कि वे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका कम है, ये पूरा चार्ट, ये चीजें यहाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। देखो टाइप 1 है, अगले पेज पर टाइप 2 है, ये कंडीशन। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो इनमें। अब देखिए, जैसे आपने ये टर्म सीखी, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एंट्रोपी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। डिफाइन याद हो चुकी है आपको, हाँ मैंने पढ़ाया नहीं, बोलो एंट्रोपी पढ़ाया है नहीं, रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। खत्म। क्या है एंट्रोपी, randomness, measurement of randomness is known as entropy। बोलो क्या है एंट्रोपी, तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी मींस एस से तो रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन है, याद रखना इंपॉर्टेंट डिफाइन है, शुरू से कह रहा हूं मैं, जब भी कोई टर्म्स आती है मैं दो डिफाइन याद कराता हूं आपसे। पहले डिफाइन U, फिर डेल्टा H, फिर डेल्टा H, अब S और डेल्टा S, ये दो डिफाइन है, तो ये अब समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए, एंट्रोपी इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस रैंडमनेस और डिसऑर्डर के मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, बोल एंट्रोपी। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड लिक्विड गैस किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, तो अब मैं रैंडमनेस वर्ड को मैंने चेंज कर दिया, मैं एंट्रोपी बोलूंगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ड्राइविंग फोर्स कितने थे, तो 2, टेंडेंसी टू मिनिमम एनर्जी यानी कि जिसमें एनर्जी घटती हो, और टेंडेंसी टू मैक्सिमम एंट्रोपी। रैंडमनेस हटा दो क्योंकि रैंडमनेस का ही नाम तो एंट्रोपी है। बोलो, यानी कि जिस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है उसको हम, ये दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। क्लियर है, कोई फर्क तो नहीं है। और अगर सॉलिड लिक्विड गैस में हम देखें, सॉलिड लिक्विड गैस में तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि गैस में रैंडमनेस सबसे ज्यादा। अच्छा, टेम्परेचर का क्या लिंक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी, बोलो टेम्परेचर बढ़ने से, ये पेन है
टेम्परेचर बढ़ाओ, लिक्विड बन जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और गर्म करो गैस बन जाएगी, एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल रैंडम होते चले जाएंगे और एक टाइम पर एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती। कोई डाउट किसी को? समझ में आया भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर हो गया? कल मुझे इससे रिलेटेड काफी टॉपिक डिस्कस करने हैं। कल मुझे उम्मीद यह है शायद परसों लास्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहना। ये पार्ट जो स्पॉन्टेनियस शुरू हुआ है लास्ट तक यूज कर।